आप लोग देखते हैं कि हर साल 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग देख लेंगे कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से ये मनाना शुरू हुआ था। और एक सामान्य जानकारी हम लोग संविधान के बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि संविधान से ही हमारे देश की जो व्यवस्था है वो चलती है। आप देखते हैं संविधान के भाग 3 को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और संविधान के भाग 4 का में अगर आप लोग जाएं तो उसमें आपकी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगर आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो आपको कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। और इसी तरह से आप देखते हैं राष्ट्रपति के पद की देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, ये सब संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक आपके लिए न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। या फिर आप देखिए देश में जो इलेक्शन होते हैं तो भारत में एक निष्पक्ष संविधानिक चुनाव आयोग संस्था की स्थापना की गई है, लोकतंत्र के लिए एक तरह से। तो सबसे पहले तो आप लोग 26 नवंबर को ही याद रखिएगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर इसे राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। वही दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। आप लोग देखेंगे कि 1949 वही साल था जब आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था, और जिसे आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान आ चुका था, अपनाया जा चुका था, लेकिन पूरी तरह से आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। गणतंत्र के रूप में स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। और इसीलिए आप देखेंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और एक डेट और याद रखिएगा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया था। अगर भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप देखें तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का कार्य 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 2 साल 11 महीने 18 दिन का। और भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को टाइप या मुद्रित नहीं किया गया था, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। और वर्तमान में संविधान की मूल प्रतियों को संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे बॉक्स केस में रखा गया है। और प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थी। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय इनकी कुछ विशेषताएं ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित अन्य देशों के संविधान से उधार लिया गया था। और यह आप देखिए, उधार लेने को भी विवाद है। कई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, कि यानी कि हम लोगों ने कहीं से उधार ले लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते हैं कि हम लोगों ने उन्हीं प्रावधानों को और संशोधित करके हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किए जो हमारे भारत के लिए जरूरी थे, भारत के नागरिकों के लिए जरूरी थे। हम लोगों ने ज्यों का त्यों वहाँ से उठाकर यहाँ शामिल कुछ भी नहीं किया है, उसमें अपने हिसाब से संशोधन किया और शामिल किया। और हमारे महापुरुषों ने, आप देखिए, संविधान बनाने वालों ने कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद लागू हुआ। और भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, और यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है सरकार की संसदीय प्रणाली में, और लिखित सबसे बड़ा संविधान है। वर्ष 1934 में एम एन रॉय द्वारा पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव का आयोजन किया गया था। और इसमें आप देखेंगे प्रारूप समिति की बात कर लीजिए। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी केतान। और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में
प्रारूप समिति ने भीमराव अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था। और इन समितियों से भी आप देखिए कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। कितना? 13 समितियों का। और इनमें 8 प्रमुख समितियां थी और बाकी छोटी समितियां थी। प्रमुख समितियां, उनके प्रमुखों की अगर सूची अगर आप लोग देखें तो इस तरह से है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। ये डायरेक्ट ही वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रमुख, ये आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के नियमन इसके राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समर्पित समिति, ये जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। इन सभी नामों को याद रखिएगा, इन समितियों को आप लोग याद रखिएगा। और जैसा कि बताया आप लोगों की सबसे बड़ा लिखित, ठीक है। अब कुछ आप लोग इसमें संशोधन हुए हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। वैसे तो आप देखिए बहुत सारे संशोधन हुए, सबको याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रमुख आप लोग देख लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा इन्हें। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आता है। पहला संविधान संशोधन, यानी कि पहला संविधान में संशोधन होता है 1951 में। और इसके तहत कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था थी। और भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। और अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का और 31 का जोड़े गए थे। संपत्ति का जो आप लोग अधिकार देखते हैं ना, अब तो मौलिक अधिकार से हट चुका है, पहले बड़ी समस्या खड़ी करता था। आप देखिए कि कहीं से रेल प्रोजेक्ट या कोई और परियोजना चलाई जानी है, उसके बीच में किसी की संपत्ति आ गई, उसने आप देखिए वो संपत्ति देने से मना कर दी क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाता था तो वो प्रोजेक्ट रुक जाता था। इसलिए आप देखिए कानूनी अधिकार बचा हुआ है। अब संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपको अगर कहीं जमीन प्रोजेक्ट में पड़ती है तो उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मना नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती आप देखिए वहाँ प्रोजेक्ट चालू होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट और तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए 2वीं और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। एक आप देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये 1976 में हुआ था। और बड़ा एक तरह से आप देखिए इसमें संशोधन किया गया था संविधान में। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के प्रमुख संशोधनों में से कुछ इस तरह से हैं प्रस्तावना में। और इस संशोधन के तहत भारत को परिभाषित करने के लिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शब्द के स्थान पर संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतांत्रिक शब्द को जोड़ा गया था। ये जरूर याद रखिएगा। साधी प्रस्तावना में शब्द को राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही, तत्वों की बात हो रही। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत एक सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया था कि इसके तहत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया था। मौलिक कर्तव्य, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 4 का या 4A नामक एक नया भाग बनाने के लिए इसमें अनुच्छेद 51A शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। और मूल संविधान में आप देखिए इन्हें शामिल नहीं किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। फिर आगे आप देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की शक्तियां दी गई। परंतु इसके तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद भेजी जाने वाली सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति चाहें तो एक बार कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर अब कैबिनेट दोबारा उसी तरह की प्रस्ताव भेजता है तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति, उस प्रस्ताव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं। और इस संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति
को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था देश में। ठीक है। इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में हुआ था ये। और संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है। संविधान के अनुच्छेद 243 ए को जोड़कर एक अलग भाग, ये आप देखेंगे अलग भाग आपका 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची नामक एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया। और आप देखिए कि अगर गांधी जी कुछ समय और जिंदा रहते, जो 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो जब संविधान लागू हो रहा था तभी संविधान क्या पंचायतों को संविधान में जगह मिल जाती, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत मिली थी। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही आता है। यह अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संविधान के भाग 8 के बाद अनुच्छेद 243 ए में जोड़ने के साथ संविधान में एक अलग भाग, ये आप देखेंगे कि 9 ए जोड़ा गया और शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और कार्यों को शामिल करते हुए 12वीं अनुसूची नामक एक नई अनुसूची को शामिल किया गया था। और यह अधिनियम नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में SC ST को उनकी संख्या के अनुपात में, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण और महिलाओं के लिए सीटों की 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। फिर आप देखेंगे संविधान का 101वां संविधान संशोधन 2017 में आता है। वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया गया था, GST को 2017 में आया था ना GST। संविधान का अनुच्छेद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आता है। इस तरह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, OBC वर्ग के लिए। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में आया था और अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 और 5 में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की अतिरिक्त, जो आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है 103वें संविधान संशोधन के तहत। और संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया है, तो उसी के तहत दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी, और भारतीय है तो संविधान के बारे में तो मुझे लगता है मालूम होना ही चाहिए, जिससे आप देखिए सब कुछ चल रहा है, आपको मौलिक अधिकार का ज्ञान होगा, आपको मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होगा, और एक मुझे लगता है कि जागरूक व्यक्ति की यही पहचान भी रहती है कि वो अपने संविधान को जागरूक है। ये अलग बात है कि आज के समय में आप देखिए आपके जो नेतृत्व कर रहे नेता हैं, आपके पॉलिटिशियन हैं, उन्हें भी संविधान अच्छे से मालूम नहीं रहता होगा। तो यही चलती रहती है।